हेलो स्टूडेंट, विषय स्टैटिस्टिक सांख्यिकी, चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम आगे देखते हैं भारित माध्य। जब सभी अवलोकनों का महत्व एक समान ना हो तब समांतर माध्य का उपयोग योग्य नहीं होता है। ऐसी अवस्था में विशेष माध्य की गणना की जाती है जिसे हम भारित माध्य कहते हैं। भारित माध्य को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम भारित माध्य को W के द्वारा दर्शाते हैं। प्रत्येक अवलोकन के उनके महत्व के अनुपात में स्पष्ट एक संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है जिसे भार वेट कहते हैं। सबसे अधिक महत्व के अवलोकन का महत्तम भार दिया जाता है, यानी कि सबसे अधिक अवलोकन, यहाँ पे एक कहा जा सकता है कि इंडिविजुअली अवलोकनों का अपना महत्व होता है। उस अनुसार से उसके ऊपर हम उसका भार या उसका माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब इसे हम व्याख्या को उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि इसके अनुसार सवाल किस तरीके से होते हैं, सूत्र कैसा होता है, हम देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण 13। एक विद्यार्थी को थियरी के पेपर में 35 अंक, प्रैक्टिकल की परीक्षा में 15 अंक व मौखिक परीक्षा में 5 अंक मिले हैं। यदि परीक्षा का भार क्रमशः 4, 2 और 1 हो तो विद्यार्थियों को अंक का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसका सवाल देखते हैं। सवाल में हम इसके सूत्र की थियरी थोड़ी सी और इसका आंसर करते हैं। अभी हमने देखा मिश्र माध्य के सवाल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारित माध्य। भारित माध्य पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी अब हम भारित माध्य पढ़ते हैं। भारित माध्य, भारित माध्य की डेफिनेशन क्या है, चलिए एक बार हम वो भी देख लेते हैं। जब सभी अवलोकन, भारित माध्य में जब सभी अवलोकनों का महत्व एक समान ना हो तब समांतर माध्य का उपयोग योग्य ना होता हो। ऐसी अवस्था में विशेष माध्य की गणना की जाती है जिसे हम भारित माध्य कहते हैं। यानी कि एक समान ना हो और वो समांतर माध्य का उपयोग ना कर सकते हो तब हम इस भारित माध्य का उपयोग करते हैं। अब भारित माध्य का सूत्र क्या है, सूत्र यानी कि इसको हम संकेत में x बार w के तौर में दिखाते हैं। जबकि मिश्र माध्य को हमने किस तरीके से दर्शाया था, यहाँ पे मैं वापिस से मिश्र माध्य को हमने x बार c दर्शाया था, जबकि भारित माध्य को x बार w। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। x बार w इज इक्वल टू w1 x1, x बार नहीं, हाँ वापिस से करेक्शन कर रही हूँ, x बार नहीं, सिंपल x1, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस कितना भी हो सकता है प्लस wn xn, ठीक है। इन्फिनेटिव कितना भी हो सकता है उसमें, तो w1 प्लस w2 प्लस wn, इसकी संख्या अनंत हो सकती है, कितने भी ये धारण कर सकता है। तो इसका सूत्र इस तरीके से होता है जिसे हम सिग्मा w i x i अपॉन सिग्मा w i, ये हमारा सूत्र रहता है। यानी कि जब हम सवाल करते हैं तो x बार w इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए अब हम एक सवाल देख लेते हैं इसका और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से इसे आगे करना है। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, उदाहरण नंबर हम 13 देखते हैं। और स्टूडेंट आप लोग सभी 3.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे होमवर्क में आप लोग। चलिए अब हम
यहाँ पे कहा गया है उदाहरण में एक विद्यार्थी को थियरी के पेपर में 35 अंक मिले, यानी कि x1 = 35। प्रैक्टिकल की परीक्षा में 15, यानी कि x2 15, और मौखिक परीक्षा में 5 अंक मिले, यानी कि x3 5। यदि परीक्षाओं का भार यानी कि जहाँ पे भार शब्द है उसे हम संकेत में W बताते हैं, ओके। जहाँ पे क्रमशः भार 4, यानी कि हम इसे W1 = 4, W2 = 2 और W3 = 1, इस तरीके से हम दर्शाएंगे। अब इसे हम सूत्र में, इस सूत्र के अंदर ये रखेंगे, ठीक है। तो x पर W = 4 35 प्लस 2 15 प्लस 1 5 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1। अब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 गुणा 35 करेंगे तो 140 प्लस 30 प्लस 5, इन दोनों का गुणाकार यानी कि 5। 4 प्लस 2 6, 1 7 अपॉन 7, तो 7 करेंगे। अब यहाँ पे 175 140 प्लस 30 प्लस 5 175 भाग्या 7, यानी कि 175 डिवाइडेड बाय 7 = 25, यानी कि विद्यार्थियों का, कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के अंक का भारित माध्य कितना है? 25 अंक, ठीक है। ये हमारा भारित माध्य के सवाल पूरा होता है स्टूडेंट। यहाँ पे भारित माध्य इस तरीके से सवाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम गुणोत्तर माध्य के बारे में चर्चा करते हैं। हमने आगे देखा मिश्र माध्य, भारित माध्य, और अब हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का अर्थ क्या है? n धन अवलोकनों का गुणाकार का nवां मूल्य को गुणोत्तर माध्य कहते हैं, जिसे हम g के द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि n जो धन अवलोकनों हैं, जितने भी अवलोकन हैं, उनका गुणाकार के जो गुणोत्तर माध्य कहते हैं, जिसे हम g के द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम सूत्र में दिखाते हैं तो g = n √ x1 x2 x3 n मल्टीप्लिकेशन में होगा सभी, तो इस तरीके से x1 मल्टीप्लिकेशन x2 मल्टीप्लिकेशन xn तक जाता है। अब इसके हम गुणोत्तर माध्य के गुण देखते हैं। इसकी परिभाषा निश्चित है, यानी कि जिस तरीके से हमने माध्य के देखे कि परिभाषा निश्चित है, उसी तरह की इसकी परिभाषा निश्चित है। सभी अवलोकनों पर आधारित रहता है, बीजक क्रियाओं के सुयोग्य है। इस पर अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे अवलोकनों का प्रभाव अनुपात में कम होता है, यानी कि यहाँ पे बड़े हैं या छोटे, उससे इस गुणोत्तर पे खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे परिभाषा निश्चित, यहाँ पे सूत्र निश्चित और क्रियाओं का सुयोग्य है। अब इसकी माध्य के दोष देखते हैं। यदि सभी अवलोकनों को धन हो तब गुणोत्तर माध्य का परिगणन संभव है। अगर धन है तो संभव है। अगर इसमें परिवर्तन होता है संख्याओं में या अवलोकनों में, ऋण आता है या इस तरीके से उनके आंकड़े अलग आते हैं, तो उसमें सही आंकड़े
नहीं प्राप्त हो सकते, यानी गुणोत्तर माध्य सटीक प्राप्त नहीं किया जा सकते। इसकी गणना कठिन है। यदि अवलोकनों की अधिक संख्या होने की अवस्था में इसकी गणना अत्यंत कठिन बन जाती है। जब अवलोकन अत्यधिक आ जाते हैं, यहाँ अगर सीमित हैं समष्टि न्यायदस, तो ये गुणोत्तर माध्य सरलता से उपयोग किया जा सकता है। अगर अत्यधिक है या अधिक है तो ये संभव नहीं हो सकता है। अब हम गुणोत्तर माध्य का सूत्र देखते हैं और उसका उदाहरण। सबसे पहले हम उदाहरण रीड करते हैं, फिर हम सवाल करते हैं। एक विस्तार की जनसंख्या में 4 वर्षों में क्रमशः 15%, 18%, 13% और 20% की वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या वृद्धि के दर की औसत आय ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसके बाद का हम सवाल करते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने देखा मिश्र माध्य, भारित माध्य और अब हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य। आज इस बार का नया टॉपिक हमारा है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का जैसे एक अन्य औसत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, जिसे हम गुणोत्तर माध्य के तौर पे कहते हैं। बहुत सारे गुणोत्तर हैं, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन कहूँ तो n धन अवलोकनों का गुणाकार का nवा मूल्य को गुणोत्तर माध्य कहते हैं, जिसे हम संकेत में किस तरीके से दर्शाते हैं? संकेत में हम इसे g के द्वारा दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला है, सूत्र है अंडर रूट x1 मल्टीप्लिकेशन x2 मल्टीप्लिकेशन xn। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके छोटे से सवाल देखते हैं, किस तरीके से सवाल किया जाएगा। तो उदाहरण नंबर 14 है। यहाँ पे कहा गया है कि एक विस्तार की जनसंख्या में 4 वर्षों का क्रमशः 15%, 18%, 13% और 20% की वृद्धि हुई है। यानी कि x1 हम कहें तो x1 इज इक्वल टू 100, क्योंकि दूसरी कोई संख्या नहीं, इसलिए हम मान के चलेंगे इसकी परसेंटेज में दी गई तो 100। x1 इज इक्वल टू 100 प्लस कितना कहा? 15% की वृद्धि हुई है, तो प्लस 15 यानी कि 115। उसी तरीके से x2 इज इक्वल टू कितना कहा गया? 18% की वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस 18 यानी कि 118। दूसरा कहा है, तीसरा में x3 इज इक्वल टू 13% की वृद्धि हुई, यानी 100 प्लस 100, ठीक है, 13 करेंगे तो 113 आएगा। चौथा है x4 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 यानी कि 120। x1, x2, x3, x4। अब इसे हम g में रखेंगे, यानी कि गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे। तो गुणोत्तर को संकेत में हम g के द्वारा दर्शाते हैं। तो g इज इक्वल टू अंडर रूट, वापिस से इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, यानी n इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ? 4 हुआ। तो यहाँ पे हम 4 सूत्र ऊपर लिखा ही हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 115 गुणाकार 118 गुणाकार 113 गुणाकार 120। इसका हम गुणाकार करेंगे इन सभी का, तो g इज इक्वल टू 4 अंडर रूट कितना आएगा? 184009200, ठीक है, 184009200 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये 4 को इससे
डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अब करेंगे इसका रूट कैंसिल। तो अब हम कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे वो खास मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है, ओके। ये अमाउंट हमारे पास है, तो हमने अमाउंट लिखा 184009200, ओके। ये अमाउंट हमने कैलकुलेटर पे लिखी। फिर आपके पास यहाँ पे रूट का एक सिंबल होगा, देखिए रूट का सिंबल है, इसे हम रूट का सिंबल किया, ओके। तो हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये अमाउंट यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे 13564.999। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 99078 है, तो हम 4 डिजिट तक ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम 7 की जगह यहाँ पे 1 कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने 1 किया। अब क्योंकि एक अभी अंडर रूट है, वापस से इसको कैंसिल करने के लिए, फिर से कैंसिल करने के लिए वापस से आपको यही दबाना है, अंडर रूट वाला x अंडर रूट लिखा है, वापस से करेंगे तो आ गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो 116.46846887, ठीक है। इतना नंबर हम 4 डिजिट तक जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेटर पे करेंगे, ओके। अब हम ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। 116.48 इतना है, तो हम यहाँ पे 7 की जगह, यहाँ पे 8 की जगह 9 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अगेन इसका आंसर लिखेंगे। g इज इक्वल टू 116 2 डिजिट में ही जाना है, तो 4 7, 6 की जगह 7, 1 आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सवाल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे गुणोत्तर माध्य का सूत्र है। सूत्र के बाद हमने ये सवाल में देखा, g इज इक्वल टू इसका फॉर्मूले में अमाउंट रखी। अमाउंट के बाद आपको कैलकुलेटर पे किस तरीके से करना है खास ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटर पे सबसे पहले आप ये अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये, क्योंकि हमें ये 4 कैंसिल करना है, इसलिए सबसे पहले ये अमाउंट लिखने के बाद x अंडर रूट का एक सिंबल होगा आपके कैलकुलेटर पे, वो प्रेस करेंगे तो आपको ये डिजिट आएगा, ये डिजिट आएगा। अभी उसे रब मत करिए, क्लियर मत करना। ये आने के बाद इसको लाने के लिए, यानी कि इसका अंडर रूट कैंसिल करने के लिए वापस से उसको आपको प्रेस करेंगे, तो 116 यानी 116.4689, आपको 4 डिजिट तक ही जाना है। उसके बाद जब हम जी का आंसर यानी कि गुणोत्तर माध्य का आंसर लिखेंगे, तो हमें 2 डिजिट लेने हैं, तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, तो 116.47 यानी कि 47। यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है।